नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हेमलता और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के आयुष्मान भव पहल का शुभारंभ किया। आयुष्मान भव एक राष्ट्रव्यापी पहल है जिसका मकसद देश के हर गांव और कस्बे तक स्वास्थ्य सेवाओं की व्यापक पहुंच प्रदान करना है। ये पहल आयुष्मान भारत कार्यक्रम की सफलता के मद्देनजर शुरू की गई है, जिसको लेकर रांची के आंड्रे हाउस में भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजन कार्यक्रम में झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के अलावा सांसद संजय सेठ भी शामिल हुए। राज्यपाल ने कार्यक्रम का उद्घाटन दीप जलाकर किया। वहीं कार्यक्रम में स्वास्थ्य मित्रों को भी सम्मानित किया गया। इस अभियान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन यानी 17 सितंबर से लागू किया जाएगा। इस अभियान के तहत आगामी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आयुष्मान योजना से जुड़े सभी स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों पर आयुष्मान मेले लगेंगे। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि आयुष्मान एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसके तहत लोगों को 5 लाख तक का इलाज मुफ्त किया जाता है। So it is an important day in the healthcare history of our country. We all know the healthcare cost is going up. That cannot be met out by every individual. They have to be protected, especially the poorest among the poor should get protected. So the central has announced enlarged scheme program for the healthcare. In our state, both the state and central schemes are working well together, and we will further improve it so that our poor people, the people living in the isolation, will also get the best health care. That is the ultimate aim. We are working towards it. It will be beneficial to the poor people. वहीं विगत दिनों राजधानी रांची में जमीन व्यवसाय से जुड़े सीपीआई नेता सुभाष मुंडा की हत्या के विरोध में बुधवार को सीपीआई नेताओं के साथ ग्रामीणों ने राजभवन तक पैदल मार्च किया। राजभवन के पास पहुंचने के बाद मार्च में शामिल लोगों ने जोरदार तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में सीपीआई के केंद्रीय नेता वृंदा करात भी शामिल हुई। बताते चले कि सीपीआई नेता सुभाष मुंडा की उन्हीं के कार्यालय के पास देर शाम गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसको लेकर मृतक सुभाष मुंडा के परिजन, सीपीआई के वरिष्ठ नेताओं, कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों में अब तक रोष व्याप्त है। हत्या के विरोध में सभी ने उनके आवास से लेकर तकरीबन 10 किलोमीटर की दूरी तय कर राजभवन तक पैदल मार्च किया एवं राजभवन के पास पहुंचकर विशाल प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में सुभाष मुंडा के परिजन सहित सीपीआई के केंद्रीय नेता वृंदा करात भी शामिल हुई। इस विशाल प्रदर्शन के माध्यम से इन सबों ने हत्या के मास्टरमाइंड की अविलंब गिरफ्तारी एवं वर्तमान केंद्र सरकार के जन विरोधी नीतियों के खिलाफ नारेबाजी की। से उसका हत्या हुआ और जो भी गिरफ्तार हुआ, लेकिन अभी तक जो है शूटर का अभी तक गिरफ्तार नहीं हो पाया। साथ ही जो इसका जो मुख्य जो साजिश करता है अभी भी गिरफ्त से बाहर है। तो ये तो प्रशासन का जिम्मेवारी बनता है कि उसका मुख्य साजिश करता कौन है। ये प्रशासन का जिम्मेवारी है कि वो ढूंढ कर निकाले और पूरे मीडिया के सामने, पूरे जनता के सामने मीडिया के माध्यम से वो बताएं कि भाई ये मुख्य साजिश करता कौन है। ये तो प्रशासन, पुलिस प्रशासन की जिम्मेवारी है। वो अपना यदि जिम्मेवारी पूरा नहीं करेगा तो हमारा आंदोलन इस सवाल को लेकर के आगे और आंदोलन बढ़ेगा। जैसे हम लोगों ने बताया कि यदि अगर इस सवाल को लेकर के यदि अगर खुलासा नहीं करेंगे तो हम लोग पूरे झारखंड को बंद करने का आह्वान करेंगे। वहीं सीपीआई के केंद्रीय नेत्री का कहना है कि वर्तमान केंद्र सरकार जिस प्रकार जन विरोधी नीति अपनाकर लगातार हमला कर रही है, ऐसे में वर्तमान राज्य सरकार भू माफिया पर रोक लगाते हुए आदिवासियों और रैयतों पर कब्जा करने के प्रयास पर रोक लगाए। ये हमारे साथी सुरेश मुंडा जी हैं। अभी सुभाष मुंडा के इतने बड़े कांड के बाद सब इकट्ठे होकर तमार से लेकर रातू तक तमाम इलाके में हमारे साथियों ने इनकी नेतृत्व में और पार्टी के नेतृत्व में सब जगह जाकर इतने लोगों को इकट्ठा करके ये साबित हुआ है कि एक साथी को एक निर्मम हत्या हुई, शहीद हुए, लेकिन लाल झंडा यहाँ है और मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। आज हमारी मुख्य बात है, जहाँ मोदी सरकार का इतना हमला है पूरे देश भर में और झारखंड में, वहाँ हेमंत सोरेन सरकार की एक जिम्मेदारी बनती है कि ज़मीन के ऊपर जो हमला है, जो भू माफिया यहाँ
आदिवासियों की ज़मीन, रायतों की ज़मीन पर कब्ज़ा करने का प्रयास कर रहे हैं, उस पर रोक लगाकर जिसकी ज़मीन है उसकी ज़मीन को वापस दखल देने का पूरा उनको काम। और इधर चक्रधरपुर के मां नर्सिंग होम में इलाज के दौरान जच्चा बच्चा की मौत के बाद परिजनों ने जमकर बवाल काटा। हंगामे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच की। परिजनों का आरोप है कि इलाज में लापरवाही के कारण जच्चा बच्चा की मौत हुई है। अब पुलिस की जांच में सच्चाई सामने आएगी। जानकारी के मुताबिक बुधवार को तड़के 3 बजे प्रसव पीड़ा के कारण चक्रधरपुर बंगलाटांड निवासी 30 वर्षीय गर्भवती सोफिया परवीन को चक्रधरपुर के अनुमंडल अस्पताल में भर्ती किया गया था। प्रसव पीड़ा से सोफिया की हालत बिगड़ती जा रही थी। अनुमंडल अस्पताल के चिकित्सकों ने सोफिया के सुरक्षित प्रसव में असमर्थता जताई और उसे बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल चाईबासा रेफर कर दिया। लेकिन प्रसव पीड़ा से तड़प रही सोफिया को सदर अस्पताल चाईबासा ले जाने के बजाय चक्रधरपुर रेलवे ओवरब्रिज के नीचे स्थित मां नर्सिंग होम ले जाया गया, जहां तड़के 4:30 बजे किसी तरह सोफिया का प्रसव तो कराया गया, लेकिन बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। इसके बाद सोफिया की हालत और बिगड़ती चली गई। नर्सिंग होम के डॉक्टर प्रदीप कुमार मांझी ने बताया कि सोफिया का अत्यधिक रक्त रिसाव हुआ था, उसे जल्द से जल्द रक्त चढ़ाना आवश्यक था। इसको लेकर सोफिया के पति मोहम्मद मकसूद और परिजन रक्त की व्यवस्था में लग गए, लेकिन जब तक रक्त की व्यवस्था होती सुबह 8:30 बजे प्रसूता सोफिया परवीन की भी मौत हो गई। नर्सिंग होम में जच्चा बच्चा की मौत की इस घटना से परिजन और आसपास के लोग इतने आक्रोशित हुए कि हंगामा मचाना शुरू कर दिया। इस हंगामे की सूचना पाकर डीएसपी दिलीप खलको और थाना प्रभारी चंद्रशेखर कुमार नर्सिंग होम पहुंचे और पूरे मामले की जांच पड़ताल की, डॉक्टरों से भी पूछताछ की। इधर घटना को लेकर मृतिका प्रसूता सोफिया प्रवीण के पिता मोहम्मद मुस्लिम ने सीधा आरोप लगाया है कि डॉक्टर प्रदीप कुमार मांझी के गलत इलाज के कारण उसकी बेटी की जान गई है। उनके द्वारा लिखित शिकायत पत्र थाना प्रभारी चक्रधरपुर को प्रेषित भी कर दी गई है। इस मामले को लेकर डीएसपी दिलीप खलको ने बताया है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे घटनाक्रम में एक बात ये भी पता चली है कि मृतक प्रसूता की इलाज करने वाला डॉक्टर प्रदीप कुमार मांझी स्वयं एक सरकारी डॉक्टर है और मनोहरपुर में पदस्थापित है। सरकारी चिकित्सक होकर कैसे ये डॉक्टर निजी नर्सिंग होम में प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा है, ये भी बड़ा जांच का विषय है। हो सकता है कि प्रसूता सोफिया परवीन की जान सदर अस्पताल में इलाज से बच जाती, लेकिन ऐसा ना कर डॉक्टर प्रदीप कुमार मांझी ने निजी अस्पताल में प्रसूता का इलाज किया, जहां जच्चा बच्चा दोनों की जान चली गई। इधर परिजनों ने नर्सिंग होम प्रबंधन से 15 लाख रुपए मुआवजे की मांग की है। परिजनों का कहना है कि जब तक मां नर्सिंग होम उन्हें 15 लाख रुपए मुआवजा नहीं देता है, तब तक शव नर्सिंग होम से नहीं निकाला जाएगा। बेटी है, एक बेटा है, छोटा है। हाँ। 4 बच्चा। हाँ, 4 बच्चा, 3 बेटी एक बेटा। जो उसका जो मुआवजा जो मिले हाँ अभी करके आए कर दिए, अभी करके जस्ट आए, शिकायत दे के आए हैं। अभी एफआईआर कॉपी आप लोग का भाई है। अच्छा आप कहाँ कॉपी? ये उनका बेटी है और एक बेटा उनका, ठीक है। सब छोटा छोटा है और माँ थी जो देखभाल करने का था वही लोग ने। हम चाहते हैं कि देखिए इतना बड़ा हादसा हो गया है, ठीक है, तो लोग का ज़िंदगी के बारे में या तो फिर हॉस्पिटल होला या तो फिर गवर्नमेंट सरकार उसको पूरा करे, उसका पढ़ाई लिखाई उसका सब कुछ इन्हीं को करना है। उनकी पेन में थी तो आई, जैसे फिर पेशेंट जैसे आते हैं, पेशेंट को चेक करना, FHS टेस्ट करना, ये चेक करना, सारा कुछ उसका मॉनिटरिंग बीपी सब ब्लड का रिपोर्ट भी नहीं था। टेस्ट करते करते 4.2 हीमोग्लोबिन था, ठीक है, और फिर 4.2 हीमोग्लोबिन था और उस दौरान फिर डिलीवरी हो गया। अच्छा, डिलीवरी हो गया। डिलीवरी होने के बाद में ब्लीडिंग कंटिन्यूस था, तो फिर हमने सर्जन साहब को बुलाया कि सर ब्लीडिंग हो रहा था, उससे क्या करना, उससे देखिए पेशेंट को पेशेंट को इमीडिएट बेड दिलाने के लिए भेजे, चाहे उसको भेजे, ठीक है, उसको लेने के लिए भेजे, फिर बेड लेकर टोटो में था और साधन भी नहीं था कि आदमी को पेशेंट को भेज सके कि आदमी फर्स्ट एड ले जाए। जैसे महिला लोग से महिला लोग थी तो उसमें ठीक है भाई लेकर आओ, तो वैसे करेगा, अगर ब्लड आ जाएगा तो हम हिस्टोटोमिक ऑपरेशन करते तो कम से कम पिछड़ा निकाले तो ब्लीडिंग रुक जाएगा, ठीक है। भेजने से भी तो मानवता नहीं हो गया, तो इस प्रॉब्लम की वजह से फिर फेस करना पड़ा। तो
ब्लड भी आने में थोड़ा सा लेट हुआ, जाने आने में तो टाइम लगेगा। मेरा पेशेंट 1.5 घंटा में अपलॉप्स करें। बच्चा सुबह एपीएचएस नहीं मिल रहा था। जब डिलीवरी आई थी तो एपीएचएस बच्चा का नहीं मिल रहा था, ठीक है। और डिलीवरी बेबी जब हुआ तो बेबी डेड था। चाइल्ड डॉक्टर को बुला के वेरीफाई कराए, अच्छा डेट ही निकला। हाँ डेट ही निकला, तो चाइल्ड डॉक्टर पहले तो वेरीफाई करवाए, ये सब से देख लीजिए बोल के, तो बोले कि नहीं। इसमें अभी हम बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं। इसमें अभी हम लोग हमारे पास अगर आती है इस तरह का चीज़ें शिकायत लेके, तो हम लोग उसमें प्राथमिकी दर्ज करके जो भी अनुसंधान में होगा और जो विधि सम्मत होता है वही कार्रवाई करेंगे। इधर जमशेदपुर के कदमा थाना अंतर्गत टोल ब्रिज के समीप अनियंत्रित ट्रेलर की चपेट में आकर स्कूटी सवार योग शिक्षक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही कदमा पुलिस मौके पर पहुंची। ट्रेलर को जब्त कर उसके चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए एमजीएम मेडिकल कॉलेज भेज दिया है। मृतक अमृत कुमार आदित्यपुर का रहने वाला था। वह सिंगापुर में योग शिक्षक था। 5 माह पूर्व ही उसकी शादी हुई थी। घटना के समय वह स्कूटी से आदित्यपुर जा रहा था, तभी टोल ब्रिज के पास सामने से आ रहे अनियंत्रित ट्रेलर ने उसे रौंद दिया, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद राहगीरों ने ट्रेलर लेकर भाग रहे चालक को धर दबोचा और उसकी जमकर पिटाई कर दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे भीड़ के चंगुल से छुड़ाकर अपने कब्जे में किया। फिलहाल पुलिस ने एमजीएम अस्पताल में उसकी चिकित्सा कराई और उसके खिलाफ दुर्घटना का मामला दर्ज कर लिया है। सूचना मिली कि आदित्यपुर टोल ब्रिज के पास में टोल ब्रिज पर ही एक दुर्घटना घट गई है, जिसमें एक ट्रेलर वाला जो इधर ही से कदमा से आदित्यपुर की ओर जा रहा था और एक स्कूटी सवार अमृत कुमार जिनका नाम है 30 वर्ष, वो भी मॉर्निंग वॉक करके जा रहे थे और ट्रेलर के द्वारा धक्का लगने से वे जख्मी गंभीर रूप से जख्मी हो गए। डेथ हो गई है उनकी आगे और उसके बाद सूचना पाकर उनके परिजन पहुंचे और पुलिस भी पहुंची और गाड़ी को और ड्राइवर को जब्त कर पकड़ करके ले आया गया है। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और इनके परिजन पर के बयान पर FIR किया जा रहा है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। एक्सीडेंट कर दिया सुबह ट्रेलर, कदमा से अपना घर जा रहा था आदित्यपुर, 8-10 साल से। अभी अपना घर आया, नया शादी हुआ, अभी 5 महीना पहले शादी में आया। सरायकेला के आरआईटी थाना अंतर्गत एक शाहपुर रेलवे स्टेशन के पास मंगलवार को एनआईटी में पढ़ाई कर रहे एक छात्र से हुई लूट के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। इस मामले में पुलिस ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से लूटा गया मोबाइल फोन और चाकू भी बरामद किया गया है। आदित्यपुर के कल्पनापुरी में किराए के मकान में रहने वाला धनबाद के निपनिया गांव निवासी एनआईटी का छात्र विकास कुमार महतो से मंगलवार को चाकू की नोक पर अज्ञात अपराध कर्मियों ने लूटपाट की। इस मामले में सरायकेला पुलिस अधीक्षक विमल कुमार के निर्देश पर थाना प्रभारी सागर के नेतृत्व में जांच टीम का गठन किया गया। गठित टीम के अनुसार अनुसंधान के क्रम में 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं घटना में प्रयुक्त चाकू, लूटा गया मोबाइल फोन बरामद कर लिया गया है। मामले की जानकारी देते हुए आरआईटी थाना प्रभारी सागर लाल मेहता ने बताया कि घटना के प्राथमिकी अभियुक्त नितेश गोप उर्फ कटिंग तथा अविनाश मुखी उर्फ निखिल मुखी समेत 5 अपराधियों ने विकास कुमार महतो के गर्दन पर चाकू लगाकर उसका मोबाइल तथा पैसे की छिनतई कर ली थी। पुलिस ने इस दिशा में त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अपराधियों में बंतनगर के रहने वाला अविनाश मुखी उर्फ निखिल मुखी, नितेश गोप, वासुदेव लांगूरी तथा सोनू कुमार गौड़ शामिल है। आदित्यपुर थाना अंतर्गत सतबहनी निवासी 29 वर्षीय एक युवक की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई है। मृतक का शरीर लहूलुहान हालत में था। आशंका है कि युवक की किसी भूतरे हथियार से मारकर हत्या कर दी गई है। मृतक के माता पिता ने तथाकथित उसकी पत्नी पर हत्या का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। जानकारी के अनुसार 29 वर्षीय दीपू कुमार सिंह सतबहनी हनुमान मंदिर के समीप का रहने वाला है। बीती रात उसकी संदिग्ध हालत में अपने कमरे में मौत हो गई, जिसे लेकर परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पिता राजकुमार सिंह और मां निर्मला सिंह ने आरोप लगाते हुए बताया कि उसका पुत्र टाटा सरायकेला रूट में टाटा मैजिक पैसेंजर गाड़ी
चलाता था। 2 वर्ष पूर्व बुराईडी की रहने वाली शादीशुदा महिला राधा पैसेंजर के तौर पर उसके संपर्क में आई, जिसके बाद से वह राधा के प्रेम जाल में फंस गया। उसके बाद से दीपू माता पिता को छोड़ राधा के साथ रहने लगा, लेकिन पिछले कुछ महीनों से पैसे को लेकर राधा और राधा के पिता लालजी प्रसाद दीपू के साथ मारपीट करते थे। बीती रात 10:30 बजे अचानक राधा के मकान मालिक द्वारा फ़ोन कर बताया गया कि दीपू की तबीयत खराब है। उसे एमजीएम अस्पताल ले जाया गया है, जहां पहुंचने पर डॉक्टरों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। दीपू का पूरा शरीर लहूलुहान हालत में था। सिर सहित शरीर के कई हिस्से में चोट के निशान पाए गए हैं, जिसे लेकर माता पिता ने तथाकथित पत्नी राधा और उसके पिता पर मारपीट कर हत्या करने का आरोप लगाते हुए उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की है। वहीं आदित्यपुर थाना प्रभारी राजन कुमार ने कहा कि परिजनों के लिखित शिकायत के आधार पर पूरे मामले की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों का सही पता चल पाएगा, जिसके बाद आगे कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी। कल रात में सूचना मिली कि जमालपुर सतबहनी में कोई घटना घट गई है, जिसमें कोई आदमी सुसाइड कर लिया है। इस पे पुलिस टीम भेजा गया। भेजने पे दीपू सिंह नामक जो अपनी मैंने पूर्व से संबंध था राधा देवी के साथ बुलाईडी में रहती थी, उसके माता पिता के द्वारा कहा गया कि ये लोग तो जो औरत है उसका पूर्व से भी शादी दूसरे के साथ हुआ था, लेकिन दोनों एक साथ रहते थे। और अभी तो पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, लेकिन प्रथम दृष्टया जो लग रहा है हमको देखने से कि चोट का निशान है और इंक्वेस्ट हम लोग कर रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा, उसका अनुसार हम लोग कार्रवाई करेंगे। परिवार वाले क्या आरोप लगा रहे हैं? परिवार का आरोप है कि वो जो राधा देवी है, जो उसकी पत्नी बन के साथ में रह रही थी, उसके द्वारा ही इसके साथ मारपीट करके इसकी हत्या की गई। लेकिन जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आएगा तब तक हम लोग क्लियर नहीं हुए कि क्या मारा। क्या हुआ इसको? मेरा बेटा को मार दिया गया सर, वो लड़की मार दिया, उसका बाप पूरा पीठ में रड भोंका हुआ है, आंख में पूरा सूजन है, नाक से मांस निकल गया है, एक नाक से पूरा ब्लड आ रहा है, मुंह से ब्लड आ रहा है, वहाँ देख सकते हैं सब। कब हुआ ये घटना? ये घटना कब हुआ? कल 8:30 बजे यहाँ पर लेके आई एमजीएम में, तो वो लेडीज हमको फोन नहीं किया, उसका मकान मालिक फोन किया 10:50 में कि दीपू सिंह के माँ है। हम बोले जी सर, ये बोलिए क्या बात है? तो दीपू के सुबह में तबीयत खराब हो गया था, एमजीएम ले गए तो मृत्यु घोषित कर दिया गया। मेरा बेटा का तबीयत नहीं खराब हुआ सर, मेरा बेटा का मारा गया है, माथा भी फटा हुआ है, मारा गया है। तो कौन है वो लड़की? लड़की है, गंदी लड़की है। क्या नाम है उसका? राधा नाम है, लालजी सिंह की बेटी है। उसका यही काम है, क्यों मारी है वो ही बताएगी, वो तो यहाँ आ नहीं रही है। इतना बुलाया गया, अब बड़ा बाबू आए हैं आदित्यपुर थाना से। अभी पता है कि मेरा बेटा इधर कमाना धमाना कम कर दिया, मेरा बेटा दुबला पतला हो गया, मेरा बेटा के कुछ रह नहीं गया शरीर में, इसी के कारण से मिला। दूसरा आदमी मिल गया होगा, दूसरा लड़का, तो मेरा बेटा को मरवा दिया उसी को थ्रू। हमको यही लगता है, लगता नहीं है, मेरा बेटा को वही मार दिया, पूरा विश्वास है हमको। वहीं जमशेदपुर सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के चुनाव की गतिविधियां तेज हो गई है। चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष सुरेश सोनथालिया एंड टीम ने आज चैम्बर भवन में नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन करने के बाद सुरेश सोनथालिया ने कहा कि मैं चुनाव लड़ना नहीं चाह रहा था, लेकिन सदस्यों ने हमसे चुनाव लड़ने का आग्रह किया। उनके आग्रह पर मैंने आज नामांकन किया। निश्चित ही जैसे पहले मैं सभी व्यापारियों के लिए सरलता से उपलब्ध रहता था, वैसे ही आगे भी रहूंगा। चाहे वह पान दुकान का व्यापारी हो या चाय दुकान का व्यापारी, मैं सबके लिए सरल उपलब्ध रहूंगा। अगर व्यापारी हमें जिताते हैं तो चैम्बर को और ऊंचाई तक ले जाने का प्रयास करूंगा। उन्होंने कहा कि वैश्विक परिदृश्य में उद्योग और व्यापार का परिवेश बदल रहा है। सूचना और तकनीक की दक्षता ही आज के दौर में उद्यमिता की संजीवनी है। अब फिर सब चैम्बर का कमान व्यापारियों द्वारा सौंपने का आदेश हुआ, तो मैं दबाव को नकार नहीं सका और उस दबाव के चलते आज मैंने अपना नॉमिनेशन फाइल किया कि सभी व्यापारियों का यह इच्छा थी कि आप सुरेश जी एक बार आइए, क्योंकि व्यापार का क्रूशियल टाइम इस बार बहुत है और बहुत से चैलेंजिंग व्यापार में आ रहा है, जिसको आप अथक प्रयास करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से मैंने इस चीज़ को स्वीकार किया कि इस बार बहुत से ऐसा है जिसके लिए हमको उनसे आना चाहिए चैम्बर में।
तो हमने ना चाहते हुए भी चैम्बर का नॉमिनेशन आज फाइल किया। और आप सभी जानते हैं मेरा वर्किंग स्टाइल कि हम सभी के लिए सहज और सरलता से उपलब्ध रहते हैं 24/7। और खाली व्यापारी होना चाहिए, चैम्बर का सदस्य हो या ना हो, जो भी छोटा व्यापारी हो, चाहे पान दुकान का, चाय दुकान का, कपड़ा व्यवसायी, गल्ला का व्यवसायी, छोटा से छोटा व्यवसायी, ये उद्यमी, किसी को भी कोई भी तकलीफ हो, सब आदमी चैम्बर का सीढ़ी चढ़े। और मेरा टीम पूरा कोशिश करेगा कि उन्हीं के सभी की समस्याओं को दूर करने का प्रयास करें। मंगलवार की देर रात सीताराम डेरा थाना प्रभारी भूषण कुमार द्वारा रात्रि गश्ती के दौरान उरांव बस्ती और उसके आसपास के इलाकों में सघन छापेमारी का अभियान चलाया गया। पुलिस छापेमारी को देखकर बाइक छोड़कर कई लोग भाग गए। घटनास्थल से पुलिस ने कम से कम आधा दर्जन वाहनों को जब्त किया है। वहीं प्रभारी दुकानदारों और स्थानीय लोगों को नशा पान से दूर रहने एवं उसकी बिक्री नहीं करने की नसीहत दी, अन्यथा कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई। बता दें कि 2 माह पूर्व थाना प्रभारी भूषण कुमार की पहल और वरीय अधिकारी के सहयोग से पूरे उरांव बस्ती से नशीले पदार्थों के कारोबार को ध्वस्त कर दिया गया था, जिसकी शहरवासियों ने काफी सराहना की थी। वहीं एक बार फिर से क्षेत्र में छापेमारी करते हुए पुलिस द्वारा नशीले पदार्थों के कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। आज रात में रात्रि गश्ती के दौरान में जब गश्ती पार्टी पीसीआर और माइक गुजर रही थी तो कुछ आदमी हम लोग को देखकर भागने लगा। तो हम लोग चेक करने लगे तो यहाँ नशा में कुछ अड्डाबाजी कर रहा था, तो देख के भागा, तो उसका भाग गया। तो उसके बाद हम लोग कुछ गाड़ी उड़ी पकड़ सीज किए हैं, जिसे पुलिस लाइन भेज रहे हैं। वरीय पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार नशा मुक्ति का अभियान सीताराम डेरा थाना में जारी है और ये चलता रहेगा। वहीं नशे के खिलाफ सरायकेला जिला पुलिस का अभियान जारी है। ड्रग्स कारोबारियों के खिलाफ पुलिस ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। इस दौरान पुलिस ने 2 अलग-अलग थाना क्षेत्रों से 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से 53 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद किया है। पुलिस उससे ब्राउन शुगर के कारोबार के संबंध में पूछताछ कर रही है। चांडिल एसडीपीओ संजय कुमार सिंह ने संवाददाताओं को इसकी जानकारी देते हुए बताया कि पहला मामला कपाली ओपी क्षेत्र का है, जहां एंटी क्राइम चेकिंग के दौरान कपाली ओपी पुलिस ने कमारगोड़ा से 2 युवकों को 53 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्त में आए युवकों का नाम मोहम्मद रमजान और मोहम्मद इरफान है। दोनों कपाली ताजनगर के रहने वाले हैं। पुलिस ने इनके पास से एक स्कूटी भी जब्त किया है। स्कूटी का इस्तेमाल कारोबार के लिए किया जा रहा था। पूछताछ में दोनों ने पुलिस को बताया कि वे लोग लंबे समय से ब्राउन शुगर के कारोबार से जुड़े हैं। आदित्यपुर से माल खरीद कर लाते हैं और उसे स्कूटी से घूम कर बेचते हैं। अभी सरायकेला जिले में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक विशेष नशा मुक्ति अभियान लगातार चलाया जा रहा है और उसी के कड़ी में नशा मुक्ति अभियान की कड़ी में ही कल हमने अपने अनुमंडल में अभियान चलवाया, जिसमें कपाली प्रभारी ने 53 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ 2 लड़कों को गिरफ्तार किया है। इरफान अंसारी और रमजान अंसारी, दोनों ताजनगर कपाली के रहने वाले हैं। इसके अलावा ईचागढ़ में भी चिपड़ी गांव में गुप्त सूचना के आधार पर थाना प्रभारी ईचागढ़ के माध्यम से हम लोगों ने छापामारी किया और वहाँ भारी मात्रा में डोडा लगभग। वहीं चक्रधरपुर में केंद्र दुर्गा पूजा समिति की एक बैठक बंगाली एसोसिएशन दुर्गाबाड़ी में विधायक सह केंद्र समिति के अध्यक्ष सुखराम उरांव की अध्यक्षता में हुई। केंद्र समिति के संरक्षक सह भाजपा नेता अशोक सारंगी, सचिव शेष नारायण लाल समेत विभिन्न पूजा पंडालों के अध्यक्ष व सचिव समिति की इस बैठक में मौजूद थे। बैठक में इस साल भी शांतिपूर्वक दुर्गा पूजा के आयोजन को लेकर समिति द्वारा विचार विमर्श किया गया, जिसमें केंद्र समिति के सदस्यों की सर्वसम्मति से समिति का पुनर्गठन करते हुए विधायक सुखराम उरांव को दुर्गा पूजा केंद्र समिति का अध्यक्ष बनाया गया। साथ ही विधायक सुखराम उरांव को केंद्र समिति के विस्तार की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। इसके अलावा शहर में स्थापित 23 दुर्गा पूजा पंडालों की विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर विस्तार पूर्वक विचार विमर्श किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए विधायक सुखराम उरांव ने कहा कि इस वर्ष चक्रधरपुर में दुर्गा पूजा ऐतिहासिक रूप से मनाया जाएगा। केंद्र कमेटी द्वारा जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है उसे निष्ठा के साथ निभाने की पूरी कोशिश करूंगा।
1-2 दिन के अंदर केंद्र कमेटी का विस्तार कर दिया जाएगा। इस दौरान अशोक सारंगी ने कहा कि दुर्गा पूजा मिलजुल कर मनाना है। इस मौके पर कमेटी के अध्यक्ष, सचिव एवं केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति के सदस्यगण मौजूद थे। पिछले बार अगर कोई हमसे शिकायत, अगर मान लिया कुछ लोग नहीं भी बोल पा रहे हैं, अगर कोई शिकायत है या कोई कमी महसूस हुआ है, मान लिया जाए, तो भाई होने के नाते, स्थानीय विधायक ने भाई होने के नाते आप बोल सकते हैं। वैसे कोई दिक्कत नहीं कि पिछले बार ये कमी था, इसको इस बार भी आप बने हैं, ये कमी तो इस बार पूरा कर दिया जाए तो अच्छा रहेगा। ये आप लोग फोन से भी बोल सकते हैं, बैठक में भी बोल सकते हैं। अगर हमको बोलिएगा तो गुस्सा हो जाएंगे या ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि छोटा छोटा चीज़ से ही क्योंकि पकड़ा जाता है, इसलिए कोई भी क्या कमी है तो उसको ध्यान रखिएगा, बता दीजिएगा तो हम लोग उसको करेंगे। और जहाँ तक बात है कि प्रशासन की, तो प्रशासन तो देखिए हमसे बड़ा प्रशासन नहीं है, आपसे बड़ा प्रशासन नहीं है। वो तो एक क्या बोलेंगे, एक खूंटा की तरह है। एक जैसा होता है ना कि है पुलिस है, फोर्स है, राइफल वाला है, क्या करेगा जब हम नहीं चाहेंगे। अगर हम ही चाहेंगे कि थोड़ा सा विवाद खड़ा करने से क्या करेगा। इसलिए जिम्मेवारी खुद लीजिए, प्रशासन का काम छोड़ दीजिए, और जहाँ जैसा ज़रूरत होगा वो हमको बता दीजिएगा। जैसा कि 2-4 पंडाल ऐसा है जहाँ हमको लगता है कि उसको थोड़ा सा हम लोग को संरक्षण करना चाहिए था, वहाँ पर विधि व्यवस्था के लिए हम लोग को देना है। बाकी पंडालों में तो हम लोग स्वयं हम लोग काफ़ी है। शीतला मंदिर में हमको लगता है कि वहाँ इतना लोग है, जिम्मेवार लोग है, वहाँ कोई फोर्स की जरूरत है क्या? कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कई पंडाल है, हमको लगता है 2-4 जगह ऐसा है जहाँ पर ये है। और जहाँ तक बात है, पिछले बार दिलीप भाई के ऐसा हुआ था, भगवान करे दोबारा ऐसा कहीं नहीं हो। हम लोग देखे हैं कि हमको लगता है कि बोलना नहीं चाहिए, माँ का स्थान में हम लोग बैठे हैं कि 2-3 साल हो गया हमको लगता है शीतला मंदिर में जो दिया होली वाला दिया जलने का ना, दिया में जो है मदन क्या नाम था उनका, मदन का वाइफ जो है ये होगी है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके लिए भी हम लोग अपने घर का महिला को भी ध्यान देना चाहिए, वहाँ भी देखते हैं वैसे। तो जमशेदपुर प्रखंड में करोड़ों की लागत से बन रही सड़क घोटाले की तरफ इशारा कर रही है। सड़क निर्माण का कार्य अभी पूरा भी नहीं हुआ कि सड़क जर्जर हालत में पहुंच गई है। लोगों ने इस बात की आशंका जताई है कि सड़क निर्माण में करोड़ों की बंदरबाट हुई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जमशेदपुर प्रखंड के अंतर्गत 4 खंबा से लेकर हररकुट्टू काली मंदिर तक 2 करोड़ 4 लाख की लागत से सड़क का निर्माण करवाया जा रहा है। 4 खंबा से लेकर उत्तरी कीताड़ी पंचायत तक सड़क का निर्माण तो पूरा हो चुका है, लेकिन निर्माण के साथ उसकी हालत जर्जर होने लगी है। दूसरी तरफ खास महल जगन्नाथ मंदिर से लेकर बागबेड़ा त्रिमूर्ति चौक तक 2 करोड़ 43 लाख की लागत से 6 महीने पहले सड़क का निर्माण किया गया था, लेकिन उसकी भी स्थिति जर्जर होती जा रही है। 2022 नवंबर महीने में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत इस सड़क का शिलान्यास किया गया था, जिसमें बागबेड़ा वाली सड़क 6 महीने पहले ही बनकर तैयार हो गई और 4 खंबा से लेकर हररकुट्टू काली मंदिर तक सड़क का निर्माण कार्य जारी है। दोनों निर्माण कार्यों में लंबे चौड़े घोटाले की बू आ रही है। इस संबंध में उत्तरी कीताड़ी के मुखिया मनोज मुर्मू ने कई बार संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को इससे अवगत कराया है, पर निष्कर्ष शून्य ही निकला। आश्चर्य की बात यह है कि जिस जगह पर वर्तमान समय में निर्माण कार्य चल रहा है, उस स्थान से महज 200 मीटर की दूरी पर ही प्रखंड कार्यालय है। ऐसे में विभाग के अधिकारियों द्वारा मौन धारण करना साफ तौर पर ठेकेदार और इंजीनियर की मिलीभगत की ओर इशारा कर रहा है। सच पूछो तो हम ग्रामवासी कीताड़ीवासी बहुत ही खुश थे कि कई सालों बाद कि मुख्य रोड से हमारे बस्ती को जोड़ने वाला एकमात्र रोड 4 खंबा से कीताड़ी के लिए जो बना है, कई वर्षों के बाद बना है। और हम इसलिए खुश थे कि चलिए इतने सालों बाद कम से रोड तो बना, अच्छा हम लोगों की सुविधा होगा। लेकिन जब ये रोड बनने के बाद रोड में जितना गुणवत्ता होना चाहिए उतना नहीं है। ये रोड आज के कंस्ट्रक्शन के द्वारा बनाया गया है। उनमें जो भी मटेरियल इस रोड पे डाला गया या लगाया गया वो सभी बाहर से बनकर आता था, जिसमें हम लोग गुणवत्ता का हम लोग को जानकारी या पता नहीं हो पाता है। दूसरी बात, जब रोड बना, रोड बनने के पश्चात जिस परिमाण में
रोड के ऊपर पानी दिया जाना चाहिए। रोड को कंक्रीट होने के लिए, टाइट होने के लिए पानी दिया ही नहीं गया है, जबकि उस वक्त काफ़ी गर्मी थी और रोड पूरी तरह से सूख चुका था। कोई भी गाड़ी आना जाना करता था तो इतना धूला उड़ता था, धूला नहीं बल्कि डस्ट, सीमेंट का ही जो डस्ट होता है इतना उड़ता था कि ऊपर का पूरा सीमेंट उड़ चुका है। अब इस रोड में देखा जाए तो कुछ ही नहीं बचा है सिवाय गिट्टी के अलावा। तो क्या रोड में गिट्टी दिखना स्टार्ट हो गया है क्या? ये पक्का है, आप सब देख सकते हैं। आप इसका कंप्लेन आपने किए थे विभाग के? इसका कंप्लेन हमने जेई को फ़ोन के माध्यम से बताया, एई को फ़ोन के माध्यम से मैंने बताया। उसके पश्चात जो भी इस रोड का देख रेख करे थे उनको तो मैं बार बार हर रोज़ प्रतिदिन उसको फ़ोन करके बताया जाता था कि इसमें रोड पानी डाला जाए और पानी नहीं डाला। जब पानी डाला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रोड ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं है, मुश्किल से साल भर ताकि ढंग से रह पाएगा। उसके पश्चात इधर 118 वर्ष की लंबी आयु में मुसाबनी प्रखंड स्थित बानालोपा निवासी मुकाम परगना बाबा मानक हेम्ब्रम उर्फ मानिक हेम्ब्रम का बुधवार को निधन हो गया। बाबा मानिक के निधन की सूचना के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण जमा हो गए और उन्हें अंतिम विदाई दी। वर्तमान समय में इतनी लंबी आयु तक जीना हर किसी का सपना है। मुसाबनी प्रखंड स्थित बानालोपा गांव के मुकाम परगना बाबा मनका होम्ब्रम उर्फ मानिक होम्ब्रम का मंगलवार की रात 9 बजे निधन हो गया। गांव वालों के अनुसार उनकी आयु 118 वर्ष बताई जा रही है। विगत कुछ दिनों से वे भोजन नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण उनका स्वास्थ्य लगातार गिरता गया और कल रात उन्होंने अंतिम सांस ली। आज ग्रामीणों ने उन्हें अंतिम विदाई दी। ग्रामीणों ने बताया कि मुकाम परगना बाबा के पद पर रहते हुए वे निष्ठा के साथ समाज के काम से जुड़े रहे, साधारण जीवन जीने तथा साधारण भोजन करने की वजह से वे इतनी लंबी उम्र जीवित रह पाए। वे कभी भी तेल और मसालेदार भोजन नहीं करते थे। समय पर उठना, समय पर खाना और समय पर सोना, यही इनकी दिनचर्या रही है। वह हमेशा खुश रहने वाले इंसान थे। आज इसी वजह से काफ़ी संख्या में ग्रामीण उनकी शव यात्रा में शामिल हुए और उन्हें भावभीनी विदाई दी। दिन से बीमार चल रहा, ऊपर से 100 साल से ज़्यादा उम्र हो गया था, है ना। ये सामाजिक प्रथा के जो है ना वो मुकाम परगना थे यहाँ के जितना भी, जैसा कि यहाँ पर हम लोगों का पौड़ा में एक तो परगना होता है बेजू, है ना। इस क्षेत्र का जो है ना इसको मुकाम परगना घोषित किया गया था। ये बहुत मैंने सोचा जाए जितने भी प्रधान लोग हैं उनका जो है कि जामसोल सोनागढ़ा जो है कि उन लोगों का जो है कि पद है, हाँ 12 मौजा का। तो इनका लड़का है, खैर जो भी हो, माने अच्छी बात है। मतलब एक दिन तो जाना ही होगा किसी को। ये सामाजिक कार्य में जो है कि इनका जो है कि बहुत ज़्यादा माने योगदान रहा है शुरू से। और कोई भी माने आदमी मर जाता है तो सबसे प्रथम जो है कि कोई घाट जाता है तो इनका यहाँ पर माने दर्शन दे करके जो है कि कोई घाट के लिए, है ना, निकलते हैं। कल ही इनका देहांत हुआ। मोटा मोटी कितना हो गया उम्र इनका जन्म? 100 साल से पार हो गया। 100 साल, ये 5-6 साल। हाँ 100 मोटा मोटी 18 के आसपास होगा। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें इंसाइड झारखंड न्यूज़। नमस्कार।